नमस्कार। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजरें डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट। देश में दूसरे दिन भी रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 42 लाख के पार। देश में एक साथ उठ खड़े हुए 500 से ज्यादा महिला, LGBTQIA, छात्र, शिक्षक, किसान, मजदूर संगठन। महामारी में बिहार चुनाव, क्या है सूरत हाल। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 7 सितंबर की सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के फिर से रिकॉर्ड 90,802 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले कल 6 सितंबर को भी 90,632 नए मामले सामने आए थे, यानी महज 2 दिनों में ही 1,81,000 से ज्यादा मामले नए आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 1,016 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 69,564 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 42,04,613 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट 77.30% हो चुका है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 32,50,429 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अब तक 71,642 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 8,82,542 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 4,95,51,507 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 7,20,362 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई थी। उनकी तीसरी बरसी पर देश में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, शिक्षक से लेकर महिला, LGBTQIA और समाज के पिछड़े तबके के लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। ये सभी लोग लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान पर हो रहे हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां लगभग 500 महिला संगठनों और LGBTQIA समुदाय और मानव अधिकार संगठन ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, वहीं दूसरी तरफ किसान, मजदूर और स्कीम वर्कर भी अपने मांगों को लेकर सड़कों पर रहे। इसके साथ ही नौजवान कई दिनों से रोजगार की मांग को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। छात्र भी ऑनलाइन एग्जाम और महामारी में JEE और नीट के एग्जाम के खिलाफ हैं। आज शिक्षक दिवस भी है। देश में सभी लोग शिक्षकों को बधाई दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि शिक्षक भी अपने वेतन सहित अन्य मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी आंदोलनों में लोग सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही सरकार पर तानाशाही रवैये से काम करने और पूंजीपति के हित में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। आइए देखते हैं इन आंदोलनों की एक झलक। नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। भारत में कोविड महामारी के दौर में यह पहला चुनाव होगा। आज की तारीख में सत्ता के खिलाफ माहौल है, पर विपक्ष भी कमजोर दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो लालू घराना बिहार में विपक्ष की धुरी है, वही भी विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। क्या समझदार और गतिशील नेतृत्व के बगैर राजद की अगुवाई वाली विपक्षी गठबंधन लगातार अलोकप्रिय होते भाजपा जदयू गठबंधन को हरा सकेगा? आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी का विश्लेषण। आज हम बिहार पर बात करेंगे, इसलिए कि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं इसी नवंबर में, और कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में भारत में किसी भी राज्य में होने वाला ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। इसलिए इस चुनाव को ऐतिहासिक रूप से मैं समझता हूँ कि याद किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि इस चुनाव में मतदान कैसा होता है, हालात क्या बनते हैं, और प्रशासन और खासकर निर्वाचन आयोग कैसे स्थितियों से डील करता है, उनको कैसे एड्रेस करता है। लेकिन आज हम प्रशासनिक तैयारी
के मुकाबले राजनीतिक विषय पर ज्यादा बात करेंगे कि समीकरण क्या है। दोस्तों, 2015 में इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ था और बिहार विधानसभा के उस चुनाव में हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आसीन हो चुके थे केंद्र की, और बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी थी 2014 में। लेकिन इसके बावजूद नेतृत्व के आकर्षण और मोदी जी के प्रभामंडल के बावजूद बिहार में चुनाव बीजेपी पूरी तरह हार गई थी। और हारने की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो ये थी कि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू उस बार साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। और इस चुनाव में 2015 के जो रिजल्ट आया था वो इस प्रकार का था कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं और 243 सीटों में 81 सीट आरजेडी को मिली थी। बीजेपी केवल 53 सीट तक सिमट गई, 53 सीट। और कांग्रेस को 27 सीट मिली जो आरजेडी के अलायंस में थी। जेडीयू को 70 सीटें मिली थी। इस तरह थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जो आरजेडी महागठबंधन जिसको कहा जाता है, जेडीयू आरजेडी गठबंधन, वो विजयी हुआ और सरकार बन गई। लेकिन बीच में ही जनादेश को पलट दिया गया, या यूं कहा जाए कि जेडीयू आरजेडी को जो जनादेश मिला था उसमें जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और सरकार एक तरह से उसका अपहरण हो गया। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव काफी दिलचस्प बन गया है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार आरजेडी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ खड़े हैं। अब देखना यह है कि आरजेडी ने जेडीयू के साथ जो अलायंस करके चुनाव पिछली बार लड़ा था 2015 में और उसको काफी बड़ी सफलता मिली थी, क्या जेडीयू के बगैर वो एक छोटे से अलायंस को लेकर क्या उतनी बड़ी सफलता पा लेगी? एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह भी है कि 2019 का जब चुनाव हुआ तो आरजेडी गोल हो गई। जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर जब केंद्र का चुनाव लड़ा, लोकसभा का 2019 का चुनाव लड़ा, तो 2019 के चुनाव में 40 सीटें लोकसभा की हैं, उनमें 39 सीटों पर एनडीए जीता था। एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, वो भी किशनगंज की। और दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी 0 पर रही और किसी और पार्टी का खाता भी नहीं खुला, खासकर जो आरजेडी के एलआई थे। और 17 सीटें बीजेपी को मिली थी, जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। एलजेपी जैसी पार्टी, रामविलास पासवान की, जो अपेक्षाकृत बहुत छोटी पार्टी बिहार की है, विधानसभा के चुनाव में उसको महज 2 सीटें मिली थी, वो 6 सीट पाई लोकसभा की। तो ये एक अजीब नजारा है। दोस्तों, हम आज यही सवाल उठाएंगे कि क्या बिहार विधानसभा के इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बगैर, क्योंकि वो जेल में हैं, उनकी पार्टी क्या एक विपक्षी महागठबंधन को लीड करने में वाकई सक्षम है? क्या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी, जो मूलतः परिवार केंद्रित पार्टी है, क्या अगर वो इस गठबंधन की धुरी है तो क्या इसकी कमजोरी भी है? दोस्तों, अगर आज की तारीख में हम देखते हैं तो बिहार में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। जेडीयू बीजेपी की सरकार के खिलाफ अगर देखा जाए तो महामारी को लेकर जिस तरह से इस कोरोना महामारी में सरकार की परफॉर्मेंस है, अस्पतालों की जो बेहाली है, और जिस तरह से टेस्टिंग, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिहार इंटरेस्टेड ही नहीं है, चाहे क्वारंटीन का मसला हो या टेस्टिंग का मसला हो, कहीं भी। और बाढ़ की विभीषिका, इसके अलावा बेकारी, बेइंतहा बेकारी, और जो चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है बहुत सारे शहरी इलाकों में, कानून व्यवस्था की हालत। आप मुजफ्फरपुर का हो हालत, चाहे वो पटना की हो, गया की हो, किसी भी शहर में चले जाइए, अपराध तो इस तरह से बढ़े हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक जमाना था जब विपक्ष सरकार में हुआ करता था, मौजूदा विपक्ष, तो उन दिनों जब भी कुछ बिहार में होता था तो जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन अब पटना में दिन दहाड़े डकैतियां होती हैं, गैंगरेप होता है। अभी हाल में गैंगरेप पटना में हुआ। अभी मुजफ्फरपुर में कल की बात है, कल वहां सदर थाने के एक इलाके में, गांव में हुआ ये कि एक घर में डकैती पड़ी और भारी डकैती के बाद जो डकैत थे उन्होंने उस घर की 17 वर्षीय एक लड़की को वो जबरन उठाकर लेकर चले गए।
क्या स्थिति है? ये एक लोकतंत्र में क्या ये संभव है जहां एक शासन होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए? लेकिन खैर, मीडिया में कोई जंगल राज नहीं कहता, सब मंगल राज चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो आम लोग हैं, मीडिया कुछ भी कहे, अखबार कुछ भी बताएं, टेलीविजन चैनल सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती की कहानियां जितनी कहानियों में बहलाएं लोगों को, लेकिन सच जो है वो लोगों के सामने है और लोग बेहद दुखी हैं। लोग चाहते हैं कि वाकई एक बेहतर शासन आए। कहीं न कहीं लोगों में एक ऊब है, लेकिन क्या मौजूदा विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है? एक बड़ा प्रश्न है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस मौजूदा विपक्षी गठबंधन की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके पास सबसे बड़ा जनाधार माना जाता है जितने विपक्षी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, घटक हैं, जितनी पार्टियां हैं उनमें। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इस गठबंधन की धुरी है, वही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब आप कहेंगे कि ये क्या पहेली आप सुना रहे हैं? मैं ये पहेली नहीं, ये सच है। लालू प्रसाद यादव जो इस पार्टी के मुखिया हैं, जो जेल में हैं, उनकी पार्टी में इन दिनों उनके परिवार के 3-4 लोग जो हैं सब भारी नेता हैं, और उसमें लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी के सबसे बड़े एक यूं कहा जाए ओहदेदार कह लीजिए या अपना उत्तराधिकारी कह लीजिए, मुखड़ा कह लीजिए अपनी पार्टी का, वो अपने छोटे बेटे को बनाया है, तेजस्वी यादव को, और वही बताया जाता है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जो उनके बड़े पुत्र हैं, वो तमाम तरह की जो उनकी नौटंकीबाजियां हैं राजनीतिक, जो उनकी अजीब तरह की एक हरकतें हैं राजनीति में, प्रशासन में जब वो थे, खासकर हेल्थ मिनिस्टर थे, उस वक्त जो उनकी गतिविधियां थी, उसको लेकर वहां के बिहार के समाज में बहुत नेगेटिव ओपिनियन है। उनकी बेटी राज्यसभा की मेंबर हैं, उनकी पत्नी स्वयं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो स्वयं एक हाउस में हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा परिवार है जिसमें जितने लोग हैं सब कोई ना कोई राजनीतिक पद पर हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि एक अजीब हालात है, एक अराजकता की स्थिति है, लोगों के दिमागों में ये शक है, और ये सवाल जब मौजूदा सत्ताधारी दल के नेता उठाते हैं कि अगर विपक्ष सरकार बनाता है तो असल चाबी किसके पास होगी सरकार चलाने की। लगातार लोगों के बीच ये अटैक होता है कि विपक्ष के पास कोई सक्षम समर्थ व्यक्ति नहीं है, और लोगों को वाकई लगता है कि नीतीश कुमार चाहे जितने विफल साबित हो रहे हों कोरोना दौर में, महामारी के इस दौर में, और नौकरियों के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, लेकिन वो सौम्य है, वो समझदार हैं, वो मैच्योर हैं, वो फालतू बातें नहीं करते हैं, नौटंकीबाजियां नहीं करते हैं। तो ये चीज जो है वो चाहते हैं लोग कि विपक्ष में कोई अगर विकल्प के रूप में इमर्ज करता है तो वो नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा होना चाहिए, ज्यादा मैच्योर होना चाहिए, ज्यादा समझदार होना चाहिए। लेकिन आज दुखद स्थिति है कि ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है विपक्ष के पास, ये एक असलियत है। ऐसे में बड़ा संकट विपक्षी महागठबंधन का यही है कि क्या वो जो धुरी है विपक्षी गठबंधन की, उसकी ताकत को बरकरार रखते हुए, यानी उसके जनाधार को बरकरार रखें, लेकिन जो उसकी कमजोरियां हैं, यानी लालू परिवार की जो अपने अंदरूनी कमजोरियां हैं, क्या उसको मिनिमाइज कर सकता है ये गठबंधन? क्या कोई नियंत्रण हो सकता है? क्या इस गठबंधन के जो चेहरे हैं अपेक्षाकृत संजीदा माने जाते हैं, तेजस्वी यादव, क्या वो अपने परिवार को कंट्रोल कर सकते हैं? समझदारी के साथ कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे परिवार का एक ऐसा चेहरा सामने आवे, एक ऐसी राजनीति सामने आवे जिसमें लोगों को भरोसा हो? मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।